गुड इवनिंग बच्चों। आज इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में मैं एक बहुत ज़्यादा टॉपिक इन डिमांड है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस के लिए को कैसे सॉल्व करते हैं, पेडिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कोई क्विक तरीका हो तो बताइए। अच्छा, तो उस तरीकों को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, मैं केवल ऑटो फोकस चेक कर रहा था। देखिए, मैंने पहले से आपके लिए यहाँ पर कुछ पेडिग्री बना के रखी हुई हैं जो हो सकता है कि इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। पेडिग्री को मैं इन्हीं कुछ रूल्स के द्वारा देखने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू सॉल्व द पेडिग्री, पेडिग्री को कैसे सॉल्व करना चाहिए और उससे जुड़े क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ आज पेडिग्री को सॉल्व करने के तरीके सीखिए। देखिए, यहाँ पर टोटल 5 रूल बनाए हैं मैंने और उन 5 रूल की बेसिस पर आपको वो पेडिग्री सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। मैं पहले से लिख दूं, ये रूल आपके 80 to 90% पेडिग्री क्वेश्चंस के लिए है। ये 100% क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तरीके नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पेडिग्री को सॉल्व करने का तरीका वही है कि तुम हर एक पेडिग्री का अपना जीनोटाइप लिखो और तब जाके सॉल्व करो। लेकिन ये जो रूल है ये क्विक वे है, बहुत तेजी से हो सकता है कि आप पेडिग्री को देखते ही इस पता दो कि ये पेडिग्री क्या कहने वाली है। तो उस तरीके से बहुत फास्ट वे है, बहुत फास्ट तरीके से आप पता लगा सकते हो पेडिग्री को सॉल्व करने के तरीके। तो सुनिए, पेडिग्री को सॉल्व करने के कुछ नियम है, मैं एक एक करके नियम लिखता जा रहा हूँ। पहली बात तो बता दूं, ये रूल जो है वो 100% पेडिग्री सॉल्व कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये रूल 90% या 80-90% पेडिग्री को देखते हुए जो तुम्हारे सामने पेडिग्री आने वाली है उनको देख करके ही सॉल्व करता है। सबसे पहला रूल है कि आपको पेडिग्री में स्किपिंग देखनी है, स्किपिंग। पहला रूल, स्किपिंग आपको बता देगी कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रेसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट और रेसेसिव को पता करने के लिए आप स्किपिंग देखिएगा। स्किपिंग, व्हाट इज स्किपिंग? स्किपिंग का मतलब होता है कि पेरेंट्स को डिसीज ना हो, नो डिसीज, लेकिन प्रोजनी में डिसीज हो। अगर पेरेंट को डिसीज नहीं है और प्रोजनी को डिसीज है तो इसे स्किपिंग बोलते हैं। चलिए, मैंने आपके सामने 2 पेडिग्री यहां पर बनाई है, 1 और 2। देखिए इस पे, यहां पर पेरेंट जनरेशन में मां को है, इसके बाद बच्चे को है, बच्चे के फिर बच्चे को है, यानी यहां पर स्किपिंग नहीं है, नो स्किपिंग, देयर इज नो स्किप। कोई भी बंदा स्किप नहीं किया। यहां देखिए, आप लोग देखिए, यहां पेरेंट को है लेकिन बच्चों को नहीं है। यहां पर पेरेंट को नहीं है, देखिए पेरेंट को नहीं है और बच्चे को है, यहां पर स्किपिंग है, यानी यहां पर स्किप कर रहा है, यानी स्किप प्रेजेंट है। तो अगर किसी भी पेडिग्री में पेरेंट को डिसीज हो और बच्चों को डिसीज ना हो, सॉरी, पेरेंट को डिसीज ना हो और बच्चों को डिसीज हो, तो इसे बोलते हैं स्किपिंग। यार रूल याद रखना, पेरेंट को डिसीज हो और बच्चों को डिसीज ना हो, इसे बोलते हैं स्किपिंग। अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, लेट सपोज स्किपिंग इज प्रेजेंट, अगर स्किपिंग प्रेजेंट है तो आप उसे रेसेसिव डिसऑर्डर मानिए, रेसेसिव डिसऑर्डर। और अगर स्किपिंग अब्सेंट है, स्किपिंग नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब अब्सेंट है, तो उसे आप डोमिनेंट डिसऑर्डर मान करके चलिएगा, डोमिनेंट डिसऑर्डर मान के चलिएगा। चलिए, मेरे पास बहुत सारी पेडिग्री यहां पर है। देखिए, यहां पर मम्मी पापा को नहीं है, बच्चे को है, स्किपिंग है, इसका मतलब ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। स्किपिंग प्रेजेंट तो रेसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, यहां पर स्किपिंग नहीं है, माँ बाप को है, बच्चे को है, माँ बाप को है, बच्चे को, माँ बाप को, यहां पर स्किपिंग नहीं है। यहां देखिए, माँ बाप को नहीं है और बच्चे को है, यहां पर स्किपिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रेसेसिव होगा, ये रेसेसिव होगा। ऐसे देखिए, यहां पर माँ बाप को नहीं है और बच्चे को है, इसका मतलब ये भी रेसेसिव होगा।
तो किसी भी पेडिग्री में अगर आपको स्किपिंग मिल जाती है तो उससे आप डोमिनेंट और रेसेसिव पता कर लेते हैं। पहला रूल है, मेरे पास जगह बहुत कम है, पेडिग्री बना के रखी हुई है। पहला रूल है आप स्किपिंग देखेंगे, और जब आपको स्किपिंग पता चल जाए, अगर स्किपिंग प्रेजेंट है यानी माँ बाप को नहीं है पर बच्चे को है, किसी भी जनरेशन में, किसी भी जनरेशन में कहीं पर भी जाकर के अगर माँ बाप को नहीं है, देखिए यहां पर माँ बाप को है, बच्चे को नहीं है, लेकिन फिर बच्चे में इन दोनों माँ बाप को नहीं है पर बच्चे को है, तो अगर स्किपिंग प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, और स्किपिंग एब्सेंट है तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। तो पहला रूल, ये रूल नंबर 1 है, जो मैं बाद में फिर से एक साथ लिख दूंगा, स्किपिंग प्रेजेंट और स्किपिंग एब्सेंट। दूसरा रूल है जो हमें ऑटोसोमल और डोमिनेंट के बारे में बताएगा कि कौन है ऑटोसोमल और कौन है डोमिनेंट। ऑटोसोमल और डोमिनेंट जानने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, मैं एक एक करके तीनों बातें लिख रहा हूं, यानी दूसरे का फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, दूसरे का फर्स्ट ए पॉइंट है कि मेल और फीमेल दोनों को डिसीज है, डिसीज प्रेजेंट है। पहला पॉइंट, मेल और फीमेल को दोनों को डिसीज प्रेजेंट है। लेट सपोज यहां पर आप देखिए, मेल और फीमेल दोनों को डिसीज है, मेल और फीमेल दोनों को डिसीज है, लेकिन मेल टू मेल डिसऑर्डर जा रहा है। मेल टू मेल बेटा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मेल टू मेल है, भी प्रेजेंट है। मैं फिर से बता दूं, यह रूल ऐसी जगह पर लगेगा जहां मेल और फीमेल दोनों को डिसीज है, मेल को भी डिसीज है, फीमेल को भी डिसीज है, मेल को भी डिसीज है, फीमेल को भी डिसीज है, लेकिन कहीं पर भी आपको उस पूरी पेडिग्री में मेल टू मेल कोई डिसीज जाती हुई दिख जाए, मेल टू मेल जाती हुई दिख जाए, जैसे ये देखिए मेल टू मेल, अगर मेल टू मेल जाती हुई दिख जाए, मेल को थी और मेल से मेल को गई, अब आप कहोगे सर यहां से मेल को फीमेल को, हो सकता है, चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, मेल को फीमेल को किसी को भी प्रेजेंट हो, लेकिन अगर एक केस भी मेल टू मेल मिल जाए तो अब आप इसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर मान के चलिएगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर मान के चलिएगा, इट इज ऑटोसोमल। अगर मेल टू मेल, देखिए अगर आप करके देख सकते हैं तो देखिए यहां पर भी मेल 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 टू मेल, ये भी मेल टू मेल दिखाई पड़ रहा है आपको, मेल टू मेल, ये ऑटोसोमल डिसीज है। अब आप देखिए यहां पर भी मेल टू मेल है, इट इज ऑटोसोमल डिसीज। अगर कहीं पर भी तुम्हें मेल से मेल की तरफ डिसीज जाती हुई दिख जाए, वो ऑटोसोमल डिसीज है। अब अगर इस ऑटोसोमल डिसीज में स्किपिंग प्रेजेंट है, स्किप प्रेजेंट है, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव होगी, और अगर नो स्किप है, स्किप प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। देखिए रूल बहुत आसान है, बस एक बार समझ लीजिए। पहला रूल था स्किप देखना, दूसरे रूल का पहला पॉइंट है कि भाई ऑटोसोमल और सेक्स लिंक देखना है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक ये देखना हम चाहते हैं। तो पहले ऑटोसोम के रूल, पहले देखा आपने मेल को भी डिसीज है, फीमेल को भी डिसीज है, लेकिन एक भी केस मेल टू मेल का मिल जाए, एक भी केस, इसका मतलब वो ऑटोसोमल है। यहां देखिए मेल को भी डिसीज है, फीमेल को भी डिसीज है, मेल को भी डिसीज है, लेकिन एक ही केस, एक भी केस मेल टू मेल मिल जाए, वो ऑटोसोमल है। अब देखिए इस पेडिग्री को देखने की कोशिश करते हैं, पहले हम एक एक पेडिग्री को सॉल्व कर दें। यस, यहां पर स्किपिंग नहीं है, इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट, और यहां मेल टू मेल है, मेल टू मेल है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। यहां पर स्किप प्रेजेंट है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, बस इसको रेसेसिव डिसऑर्डर मानिए, और मैं कुछ और बताना नहीं चाहता यहां पर। अब आइए तीसरी कैटेगरी में, देयर इज नो स्किपिंग, मां बाप को है, बच्चों को है, और उनके बच्चों को भी है, इसका मतलब ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि स्किपिंग नहीं है इस कैटेगरी में। देखिए, और मेल टू मेल है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल।
तो हम लोग बोलेंगे इट इज ऑटोसोमल पेडिग्री। मैंने एक पेडिग्री सॉल्व कर दी, दूसरी सॉल्व कर दी, तीसरी सॉल्व कर दी। अब चौथा आप करके देखिए, ये चौथी पेडिग्री करके देखिए। अब आपके सामने देखा माँ बाप को नहीं है और बच्चे को है, इसका मतलब स्किप प्रेजेंट है, स्किप प्रेजेंट है। और अगर स्किपिंग प्रेजेंट है तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये देखिए रिसेसिव डिसऑर्डर। और आप देख रहे हैं कि मेल टू मेल जा रहा है, एक केस भी मेल टू मेल मिल जाए, आप मान के चलिए ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। तो आपने देखा इधर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उधर ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके बाद ये रूल नंबर 2 है। अब तीसरा रूल है, अगर मैन टू ओनली डॉटर जा रहा है, मैन टू ओनली डॉटर, देखिए मेल फीमेल दोनों को है लेकिन मेल टू मेल जा रहा है। दूसरा रूल है कि मेल और फीमेल दोनों को है लेकिन मेल गिव्स इट्स इन्फेक्शन ओनली टू डॉटर, केवल डॉटर को ही अपना इन्फेक्शन दे रहा है। अगर मेल केवल डॉटर को अपना इन्फेक्शन दे रहा है, याद रखना इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये रूल आप तक लगे रहे। रूल दूसरा ही रूल है। इधर देखिए, इस पेडिग्री में मेल को डिसऑर्डर, फीमेल को डिसऑर्डर, फीमेल को डिसऑर्डर, फीमेल को डिसऑर्डर, फीमेल को डिसऑर्डर, मेल को डिसऑर्डर, फीमेल को डिसऑर्डर, फीमेल को डिसऑर्डर। मेरा कहने का मतलब है यहां इस पेडिग्री में आपको मेल में भी डिसीज दिख रही है, फीमेल में भी दिख रही है, लेकिन जब भी मेल को डिसीज होती है वो अपनी बेटियों को डिसऑर्डर देता है, बेटे को नहीं देता। यहां देखिए मेल को डिसीज दे रही है, वो अपने बेटियों को डिसऑर्डर दे रहा, बेटियों को दे रहा, बेटों को डिसऑर्डर नहीं दे रहा। ऐसी कभी भी कंडीशन आएगी, इट इज नोन एज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसे हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बोलेंगे। ओके, और तीसरा रूल है कि मेल से केवल मेल में जाए और पूरी डिग्री में पूरी की पूरी पेडिग्री में कहीं पर भी देयर इज नो वन, एक भी केस ऐसा ना हो जिसको फीमेल में डिसीज हो। लेट्स सपोज मैं पेडिग्री नंबर 6 आपके सामने बनाता हूं। ये पेडिग्री नंबर 6 है। ऑल मेल डिसाइड, ऑल मेल, अगर सारे के सारे मेल ही केवल इन्फेक्टेड हैं, इट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। देखिए ऑटोसोमल सेक्स लिंक दिखाने का तरीका मैंने बता दिया। अब आप देखिए मेल और फीमेल दोनों को है, मेल और फीमेल दोनों को है, लेकिन मेल टू मेल मिल रहा। अगर मेल टू मेल मिल रहा है तो वो ऑटोसोमल होगा। मेल और फीमेल दोनों को है, मेल और फीमेल दोनों को है, लेकिन मेल केवल अपनी बेटियों को दे रहा है डिसीज, तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। याद रखना मेल को ही केवल डिसीज है, फीमेल को है ही नहीं। पूरी पेडिग्री में केवल मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल, पूरी पेडिग्री में अगर केवल मेल बेटा, केवल मेल ही इस पूरी डिसऑर्डर से परेशान है, इसका मतलब वो वाई लिंक्ड डिसीज है। अगर आप ये रूल सीख पाए तो मैं इसको हटा करके बाद में लिख दूंगा। अगर आप ये डिसीज सीख पाएंगे तो मैं इसको लिख दूंगा और समझा दूंगा कि भाई देख लीजिए आपके सामने क्या डिसऑर्डर है। सो अब अगर मैं इन रूल पर पेडिग्री सॉल्व करूं तो ये 8वां पेडिग्री देखिए, यहां मेल और फीमेल दोनों को था, मेल को हुआ और मेल टू मेल डिसऑर्डर जा रहा है। अब ये मान के चलिए कि जो मेल टू मेल डिसऑर्डर जा रहा है, इस पूरे की जगह पर मेल मेल मेल, हर जगह पर केवल मेल ही है और स्किपिंग नहीं है। मैं इस केस को हटा देता हूं। इस केस की तरह का ही केस वो केस है जिसको हम लोग बोलेंगे वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि वाई लिंक, वाई केवल जो ऐसा क्रोमोसोम होता है जो मेल टू मेल चलता है, तो वाई में अगर कोई भी डिसीज है तो वो केवल मेल टू मेल जाएगी। अगर आपको इतना याद रहेगा तो काम बन जाएगा। इसके अलावा एक और बात देखनी है कि अगर किसी पेडिग्री में मेल और फीमेल दोनों डिसीज हो, मेल भी डिसीज, फीमेल भी डिसीज, फीमेल भी डिसीज, और मेल और फीमेल का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल हो, तब भी डिसऑर्डर ऑटोसोमल होता है, तब भी डिसऑर्डर ऑटोसोमल होता है।
लेकिन अब आप देखेंगे यहां पर स्किपिंग प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा मम्मी पापा को नहीं और बच्चों को डिसीज है, इसलिए इस डिसऑर्डर को हम लोग रेसेसिव डिसऑर्डर बोलेंगे। एक्चुअली मुझे कुछ पेडिग्री मिटानी पड़ेंगी, तभी एक साथ सारे के सारे रूल में लिख पाऊंगा। पहला रूल लिखा था स्किपिंग प्रेजेंट और एब्सेंट, दूसरा रूल लिखा ऑटोसोमल सेक्स लिंक। ऑटोसोमल पहचानने का तरीका है मेल और फीमेल दोनों को होगा, लेकिन केवल मेल टू मेल जाए तो इसे बोलेंगे ऑटोसोमल। मेल और फीमेल दोनों को होगा, लेकिन मेल केवल बेटा मेल अपनी डॉटर को दे दो, इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर केवल मेल में डिसीज हो, फीमेल और मेल दोनों में डिसीज ना हो, इट इज नोन एज वाई लिंक। मेल और फीमेल दोनों में डिसऑर्डर हो और दोनों में लगभग बराबर हो, कोई ना मेल में ज्यादा ना फीमेल में ज्यादा, देन इट इज नोन एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इस तरीके से पेडिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं डायग्राम बनाने के चक्कर में आपके साथ रूल लिखने में मुश्किल कर गया, फिर से मैं एक बार ये रूल लिख देता हूं ताकि आपको ये रूल मालूम चले। मैं चारों के चारों रूल लिख दे रहा हूं। द रूल नंबर 1, फर्स्ट यू सी द स्किपिंग। अगर स्किप प्रेजेंट है, अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, ये डिसीज रेसेसिव होगी, और अगर स्किपिंग एब्सेंट है, ये डिसीज डोमिनेंट होगी। तो पहला रूल हमें रेसेसिव और डोमिनेंट पता करना है। अगर माँ बाप को डिसीज ना हो और बच्चे को डिसीज हो, इसे बोलते हैं स्किपिंग। अगर स्किपिंग प्रेजेंट है तो वो रेसेसिव डिसऑर्डर होगा, और स्किपिंग एब्सेंट है तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। रूल नंबर 2 में हमने लिखा कि हमें देखना है कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल और सेक्स लिंक डिसऑर्डर को देखने के लिए कुछ सब रूल्स बनाए गए। पहला रूल ये लिखा मैंने 2 का ए पॉइंट, इफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल बोथ इन्वॉल्व, अगर दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं, पेडिग्री में तुम्हें मेल को भी डिसीज दिख रही है और फीमेल को भी डिसीज दिख रही है, तो याद रखना मेल टू मेल ट्रांसफर अगर दिख जाए, ऐसी पेडिग्री में मेल टू मेल ट्रांसफर दिख जाए, इट इज नोन एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और अगर पेडिग्री में मेल अपनी डिसीज ओनली डॉटर को दे रहा, केवल लड़कियों को अपनी डिसीज दे रहा है, तो याद रखना ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और याद रखना 2 का पॉइंट बी भी याद रखेंगे। अगर डिसीज, यहां मेल टू फीमेल बोथ इन्वॉल्व है, यहां पर बोथ इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूं ओनली मेल इन्वॉल्व, ओनली मेल इन्वॉल्व इन डिसीज। अगर कोई ऐसी पेडिग्री मिल जाए जिसमें केवल मेल इन्वॉल्व हो, देन दिस इज वाई लिंक्ड डिसीज। ये वाई लिंक्ड डिसीज है और वाई क्रोमोसोम लिंक्ड डिसीज है। ये है रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 2 का ए पॉइंट, अगर पेडिग्री में मेल और फीमेल दोनों दिख जाएं और मेल और फीमेल में मेल टू मेल ट्रांसफर मिल जाए, इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और अगर पेडिग्री में मेल अपना डिसऑर्डर केवल बच्चियों को दे रहा हो, लड़कियों को दे रहा हो, लड़कों को ना दे रहा हो, देन इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर पेडिग्री में मेल और फीमेल की बजाय केवल मेल इन्वॉल्व है, then it is known as Y-linked disorder। पूरी पेडिग्री में केवल मेल इन्वॉल्व हो तो इट इज Y-linked डिसऑर्डर। इसके बाद रूल नंबर 3, ओनली फीमेल कैन ट्रांसफर, फीमेल कैन ट्रांसफर द डिसीज टू मेल एंड फीमेल बोथ, मेल और फीमेल बोथ, यानी डॉटर और सन दोनों को डिसीज दे रही है, लेकिन वो डिसीज केवल फीमेल आगे बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये रही फीमेल जिसको डिसीज है, ये रहा मेल जो नॉर्मल है, उसने डिसीज दी, फीमेल को भी डिसीज दी, मेल को भी डिसीज की। मेल नॉर्मल बच्ची के साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ शादी किया, सारे बच्चे नॉर्मल हुए, लेकिन फीमेल जब भी बेटा नॉर्मल बच्चे के साथ शादी किया, सारे बच्चे डिसीज मिले। अब देखिए फीमेल और मेल में फीमेल को डिसीज थी, फीमेल ने मेल और फीमेल दोनों को डिसीज दी, लेकिन मेल ने डिसीज आगे नहीं बढ़ाई, यानी मेल से डिसीज आगे नहीं गई, केवल डिसीज फीमेल से उसके बच्चों पे गई। इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है।
माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें हम लोग मैटरनल डिसऑर्डर बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। इन्हें हम मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, यानी मम्मा के द्वारा बच्चों को डिसऑर्डर मिलेगा। तो मम्मा के द्वारा लड़के को भी डिसऑर्डर मिलेगा, लड़की को भी डिसऑर्डर मिलेगा, लेकिन लड़का इस डिसऑर्डर को आगे पास नहीं करेगा, केवल लड़की इस डिसऑर्डर को पास करेगी। अब जैसे इस पेडिग्री में मैं इस लड़के की शादी नॉर्मल लड़की से कर दूं, अगर हो जाए तो बताइए इसके बच्चे नॉर्मल होंगे कि डिसीज्ड होंगे? सर इसके बच्चे नॉर्मल होंगे। लेकिन इस लड़की की जब नॉर्मल लड़के से शादी होगी तो इसके सारे बच्चे डिसीज होंगे, क्योंकि ये करेक्टर माँ के पास प्रेजेंट था और माँ का माइटोकॉन्ड्रिया आगे जाकर इसे डिसीज को फैलाता है। तो दिस इज द रूल नंबर 3। सॉरी, पहला रूल, अगर स्किपिंग प्रेजेंट है तो रेसेसिव डिसऑर्डर, स्किपिंग एब्सेंट है तो डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल और सेक्स लिंक देखने के लिए पहले देखो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है। अगर पूरी पेडिग्री में मेल भी दिख रहा है फीमेल भी दिख रहा है, घबराओ मत, देखो क्या कहीं मेल टू मेल ट्रांसफर मिल रहा। अगर मेल टू मेल ट्रांसफर मिल रहा वो ऑटोसोमल है। और अगर कहीं पर भी मेल अपना डिसऑर्डर केवल लड़कियों को दे रहा है देन इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर केवल मेल इन्वॉल्व है डिसीज में, कोई फीमेल इन्वॉल्व नहीं, यहां पर मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है, यहां पर केवल मेल इन्वॉल्व है, देन इट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। और अगर केवल लेडीज ही डिसीज को आगे ट्रांसफर कर रही है देन दिस डिसऑर्डर, दिस टाइप ऑफ इज नोन एज mitochondrial inheritance or maternal inheritance, mitochondrial disorder. ये rule number 3. And the last rule is known as criss-cross inheritance. और ये बहुत देखने को मिलता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में होता क्या है कि बेटा जो आपकी मदर होती है, मदर अपनी डिसीज सन को ज्यादा ट्रांसफर करती है। तो मदर डिसीज सन की तरफ ट्रांसफर कर रही है। याद रखना, अगर किसी पेडिग्री में मेल ज्यादा इंफेक्टेड मिले फीमेल से तो बेटा मदर से सन की तरफ जाने वाला डिसऑर्डर हमेशा एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी पेडिग्री होनी चाहिए थी जिससे मैं तुम्हें दिखा पाता, लेकिन अगर आप ये रूल अपना करके इनको अपने साथ लगाने की कोशिश करोगे, या फिर जिसको भी मैंने प्रोजेक्टर से पढ़ाया था, प्रोजेक्टर से पढ़ाते वक्त मैंने बहुत सारी पेडिग्री आपको सॉल्व कराई थी, अगर वो पेडिग्री आपके सामने है तो काफ़ी काम चल जाएगा। मैं आपके पेज नंबर 88 में पहली पेडिग्री देखता हूँ। पहली पेडिग्री में कहीं पर भी स्किपिंग नहीं मिल रही है। स्किपिंग का मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं मिल रहा है। दिस इज अ पेज नंबर पेज 88 आपकी बुक में दिया होगा, आप लोग देखेंगे। इसमें पहली जनरेशन में माँ बाप को डिसीज है, बच्चों को डिसीज है, फिर बच्चों के बच्चों को डिसीज है। यानी ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर माँ बाप को डिसीज हो और बच्चों को डिसीज, सॉरी माँ बाप को डिसीज ना हो बच्चों को डिसीज हो। इसका मतलब पहली पेडिग्री डोमिनेंट पेडिग्री है। और डोमिनेंट पेडिग्री में देखा मेल और फीमेल लगभग बराबर इन्वॉल्व है। अगर मेल और फीमेल लगभग बराबर इन्वॉल्व है इट इज नोन एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और दूसरी पेडिग्री अगर आप देख पा रहे हैं, मैं और नजदीक लेके आ रहा हूं आपके, अगर आप दूसरी पेडिग्री देख पा रहे हैं मेरे सामने है, तो देखिए इस जगह पर माँ और बाप दोनों में किसी को डिसीज नहीं है लेकिन बच्चों को डिसीज है। इसका मतलब इस वाली पेडिग्री में स्किपिंग है, इसका मतलब ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर में आपने देखा मेल और फीमेल लगभग बराबर इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। यहां पर आप दे रहे हैं देयर इज नो स्किपिंग, स्किपिंग नहीं प्रेजेंट है। आप कहेंगे सर ये केस देखिए यहां पर बच्चों को डिसीज नहीं, तो मैं बोलूंगा देखो यहां माँ बाप को भी डिसीज नहीं इसलिए बच्चों को डिसीज नहीं। तो अगर माँ बाप को डिसीज नहीं और बच्चों को भी डिसीज नहीं है तो हम बोलते हैं कि माँ बाप को डिसीज ना हो और बच्चों को भी डिसीज ना हो, इसका मतलब स्किपिंग नहीं है। और अगर माँ बाप को भी डिसीज नहीं है और बच्चों को डिसीज है तो स्किपिंग है। तो ये कुछ 4 रूल है। इन रूल की बेसिस पर अगर पेडिग्री सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैं भी आपकी पेडिग्री 80 to 90% केसेस में बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो रूल नंबर 1, पहले हम स्किप देखेंगे, अगर प्रेजेंट है तो रेसेसिव, अब्सेंट है तो डोमिनेंट। फिर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक देखने के लिए पूरी पेडिग्री देखेंगे। अगर पूरी पेडिग्री में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है और मेल टू मेल डिसऑर्डर मिल रहा, मेल टू मेल मिल रहा जाना हुआ, तो इट इज डोमिनेंट, इट इज ऑटोसोमल। और अगर मेल केवल फीमेल को दे रहा अपनी डिसीज,
मेल टू मेल नहीं दे रहा तो फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो गया। इसके अलावा अगर केवल पूरी पेडिग्री में मेल फीमेल दोनों के अलावा केवल मेल इन्वॉल्व, इट इज वाई लिंक्ड। अगर क्रिस क्रॉस है, मदर टू सन जा रहा है, तो इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इसके अलावा अगर फीमेल ही इस डिसऑर्डर को अपने बच्चों की तरफ मूव करा रही है, देन दिस इज नोन एज यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। आई एम वेरी सॉरी कि जितना भी मुझसे हो सकता है, मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है, मेरे पास पेडिग्री दिखाने का और कोई तरीका नहीं है। अगर इससे सॉल्व हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आई एम वेरी मच सॉरी। फिर कभी मिलेंगे और फिर कभी अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको देखेंगे और इसको पूरी क्लास में हम लोग दोबारा इसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ इसके बाद एक और टॉपिक है जो बच्चे अक्सर मुझसे बोलते हैं कि सर आप पीबीआर पढ़ा दीजिए, पीबीआर 322। तो पहले पीबीआर 322 पढ़ने के पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूं। इट इज नोन एज डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में होता क्या है, प्लीज इन सारे स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए। हमारे पास एक फॉरेन डीएनए है। Let's suppose this is a foreign DNA, this is a foreign DNA, और इस फॉरेन डीएनए में एक डिजायर्ड जीन है। ये रही वो डिजायर्ड जीन, मान लीजिए ये वो जीन है जिसे हमने बोला डिजायर्ड जीन। एक केस लेकर के चलिए तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए इस डिजायर्ड जीन का नाम है इंसुलिन जीन, इट इज अ इंसुलिन जीन, और मैं इस इंसुलिन जीन की कॉपी बनाना चाहता हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहले फॉरेन डीएनए को हमें लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है, यस, इट इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। पहला स्टेप, ऐसा डीएनए जो फॉरेन डीएनए है, ऐसा डीएनए आइसोलेट करो जिसमें डिजायर्ड जीन है। इसके बाद इस जीन को कट करो। द रूल नंबर 2, कटिंग ऑफ जीन। कटिंग ऑफ जीन, और जीन को काटने के लिए ऐसी कोई कैंचियां नहीं है कि हमारे घर में कोई कैंची है, इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। कटिंग ऑफ जीन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा इन जीन को कट कर लेते हैं। तो लेट सपोज हमने इस जीन को कट कर लिया, ये रही वो कटी हुई जीन। दिस इज अ डिजायर्ड जीन जो फॉरेन डीएनए के पास से हमने काट के बाहर निकाल लिया। तो पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। दूसरा स्टेप कटिंग ऑफ दैट डिजायर्ड जीन। और एक बार अगर जीन कट के आ गई तो ये ऐसे ही बेटा कॉपी नहीं होगी, इस जीन का हम करेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर, ये रूल स्टेप नंबर 3, ट्रांसफर जीन टू वेक्टर। हमें वेक्टर में जीन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वेक्टर वो डीएनए होता है जिसके पास ORI हो। अगर आप इतना जानते तो काम बन जाएगा। व्हाट इज ORI? इट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम का एक सेगमेंट किसी भी डीएनए में है तो उस डीएनए को हम लोग वेक्टर डीएनए बोलते हैं। वेक्टर डीएनए। और इस वेक्टर डीएनए में हम इस जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं। जीन ट्रांसफर करने के बाद उसकी नेटिव जीन को काट कर यहां पर ये फॉरेन जीन जोड़ दी जाएगी, और फॉरेन जीन जोड़ना दैट इज नोन एज लाइगेशन ऑफ डीएनए। लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन। और जैसे ही लाइगेशन हो जाएगा फॉरेन जीन का, वेक्टर डीएनए बिकम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो वेक्टर डीएनए होगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। याद रखना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये अपने आप कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि कॉपी करने का मतलब है डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए का रेप्लिकेशन बिना सेल के पॉसिबल नहीं है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग सेल्स में डालेंगे। हम लोग किसी बैक्टीरिया की सेल में डालेंगे। लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया की सेल है जिसके पास अपना डीएनए है। ये भी एक बैक्टीरिया है जिसके पास अपना डीएनए है, लेकिन फिर भी हम लोग इस डीएनए को वहां डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। रूल नंबर
स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, कटिंग ऑफ दैट जीन, उस जीन को काट लिया। कटिंग ऑफ दैट जीन, उस जीन का हमने फिर किया ट्रांसफर, ट्रांसफर टू द जीन टू द वेक्टर। वेक्टर डीएनए वो डीएनए होता है जिस डीएनए पे क्या प्रेजेंट हो, ORI, और उस वेक्टर डीएनए पे हमने फॉरेन जीन का लाइगेशन कर दिया, लाइगेज एंजाइम के बाद। अगर लाइगेशन हो गया तो डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग किसी सेल में डालेंगे। याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी सेल के अंदर डालने जा रहे हैं। अगर हम सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने जा रहे हैं, याद रखना, तो अब ये जो सेल्स हैं, जिन सेल्स में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने जा रहे हैं, दीज सेल्स आर नोन एज होस्ट। दिस इज नोन एज वेक्टर एंड दैट इज नोन एज होस्ट। ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है। अब यहां से बेटा इस जगह पर डीएनए जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। याद रखना, अगर डीएनए पहुंच गया, याद रखना, पर अगर डीएनए पहुंच गया तो बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला गया। ग्रिफिथ साहब ने बोला था एक बैक्टीरिया का डीएनए जब दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट सपोज मैंने एक बैक्टीरिया में, वो एक होस्ट में वो डाल दिया, और जैसे ही मैंने वो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये वाला वेक्टर डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ करता था, वो हमारे होस्ट के पास पहुंच गया, और होस्ट है बैक्टीरिया। और आप सब लोग जानते हो बैक्टीरिया करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम सब जानते हैं कि ये करेगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के दौरान ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनाएगा, और जैसे ही बेटा ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनाएगा तो ये अपने डीएनए को भी रेप्लिकेट करेगा। देखिए, ये अपने डीएनए को भी रेप्लिकेट करेगा, साथ में ये रेप्लिकेट करेगा फॉरेन डीएनए को भी। फॉरेन डीएनए, ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया था, ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन बेटा प्रोडक्ट का नाम होता है क्लोन्स, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोनिंग, दैट इज स्टेप नंबर 6। अगर आपकी बुद्धि सही चलती है और आप अगर सही ढंग से सोच पा रहे हो तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 6 मुख्य स्टेप हैं। पहला स्टेप मैं उठा रहा हूं, इट इज द आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन के साथ आपने फॉरेन डीएनए उठाया, उसकी जीन को कट कर लिया, कटी हुई जीन को ट्रांसफर किया टू द वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में उस जीन को लाइगेट कर दिया। लाइगेशन करने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म करके होस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये वेक्टर डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए है। अगर ये डीएनए ना होता तो फॉरेन जीन इस पे कभी अटैच नहीं होती, और अगर अटैच नहीं होती तो होस्ट में नहीं जाती, होस्ट में नहीं जाती तो क्लोनिंग नहीं हो पाती। इसका मतलब वेक्टर डीएनए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेक्टर डीएनए, तो आप बोलोगे इट इज अ डीएनए upon which foreign gene has to be attached, जिसके ऊपर फॉरेन जीन को अटैच किया जाना है उसे हम लोग वेक्टर डीएनए बोलते हैं। और हर वेक्टर डीएनए में एक इसेंशियल बात जरूर होगी, और वो होगी ORI। याद रखना, वेक्टर डीएनए 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज नोन एज नेचुरल वेक्टर डीएनए, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल वेक्टर डीएनए। याद रखना, तो याद रखना आपके वेक्टर डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एग्जांपल है प्लाज्मिड का, बैक्टीरियोफेज का। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, दीज आर नेचुरल वेक्टर डीएनए। एक सेकेंड के लिए मैं ऑटो फोकस देख रहा हूं। दीज आर नेचुरल वेक्टर डीएनए। लेकिन आर्टिफिशियल डीएनए में एक डीएनए आज हम लोग को पढ़ना है, एंड दैट इज नोन एज PBR 322। एक्चुअली इस PBR 322 को मैं पढ़ाने आया हूं। एक्चुअली मैं आज PBR 322 को आपके सामने ओपन करके रखने वाला हूं, ताकि आप देख पाएं कि PBR 322 में एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट है। तो पहली बात, व्हाट इज PBR 322?
यस, इट इज अ वेक्टर डीएनए। इसका मतलब PBR322 वो डीएनए जिसमें कोई फॉरेन जीन आके अटैच होगा, और अगर कभी अटैच होगा तो याद रखना वो जाकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको होस्ट में डाला जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वेक्टर डीएनए दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसी आर्टिफिशियल डीएनए में हमारे पास आज का टॉपिक आता है PBR322। PBR322, पहले इस PBR322 को समझ लीजिए। P फॉर है प्लाज्मिड, यहां पर P का मतलब है प्लाज्मिड, और BR से दो साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है रॉड्रिगेज। तो याद रखना, ये बॉलिवर और रॉड्रिगेज नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल प्लाज्मिड को, किसी नेचुरल प्लाज्मिड को कन्वर्ट कर दिया था आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में, और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में कन्वर्ट करके उसे वेक्टर का रूप दिया था। तो याद रखना, यहां पर P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलिवर, R का मतलब है रॉड्रिक्स, और इसका कोड है 322। एक लैब में बने जितने भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होते हैं उन्हें कोड दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड इन्होंने बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स ने बनाए थे। ये एक स्पेशल प्लाज्मिड है जिसका कोड है 322। याद रहेगा। सो इट इज P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिक्स। बॉलिवर और रॉड्रिक्स के इस प्लाज्मिड का कोड है 322। तो एक और बात है जो आप सबको जानना चाहिए, इट इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और एक और बात याद रखनी है कि ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना किससे है? नेचुरल प्लाज्मिड से ही बना है। तो नेचुरल प्लाज्मिड से आर्टिफिशियल प्लाज्मिड कैसे बनाया गया, उसकी कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप समझने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए। सबसे पहले बॉलिवर एंड रॉड्रिक ने एक नेचुरल प्लाज्मिड लिया होगा। ये रहा वो नेचुरल प्लाज्मिड। इस नेचुरल प्लाज्मिड के पास एक चीज जरूर रही होगी जिसका नाम है ORI। आप जानते हो ORI का मतलब क्या होता है? इट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ORI रख रहा है तो यानी ये सेगमेंट जो है ये ORI सेगमेंट है। मेरे पास दूसरा कलर नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या यहां पर क्या ये भी डीएनए है? यहां पर भी बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सब डीएनए। इस डीएनए में भी नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस होंगे, यहां पर भी कुछ और जीन होंगे। पर याद रखना, इसके पास देयर वाज, जो नेचुरल प्लाज्मिड हुआ करता था, मैं लिख दे रहा हूं, नेचुरल प्लाज्मिड के पास देयर वाज नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था। तो अब हुआ क्या? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इस पे जोड़ी गई। देखिए कैसे, मान लीजिए एक फॉरेन डीएनए हमको मिला, ये रहा वो फॉरेन डीएनए, और इस फॉरेन डीएनए पे एक जीन मिली और इस जीन का नाम था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। AMPR का मतलब है इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी, मैं चाहता हूं कि ये जीन इस वेक्टर के साथ जुड़ जाए। तो मैंने आपको रूल बनाए हैं, रूल बताए हैं। पहले इस फॉरेन डीएनए को उठाओ, फिर इस फॉरेन डीएनए को कि इस जीन को कट करो। जब भी आप कट करोगे तो कट करते वक्त आपको कुछ ना कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सॉरी मैंने कुछ गलत अगर पढ़ा दिया हो, सॉरी शायद मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा गया, सॉरी। इट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम है, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम के द्वारा हमने इस जीन को काट दिया, और जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर से मैंने इस जीन को काट दिया, काटने के बाद हमने देखा इसे हमने काटा है PST1 और PVU1 से, तो हमें वेक्टर को भी PST1 और PVU1 से काटना पड़ा और इस फॉरेन जीन को यहां पर लगाना पड़ा। और जैसे ही हम लोग इस फॉरेन जीन को यहां पर लगाए,
इनके स्टिकी एंड आपस में मैच कर गए। नो डाउट आज भी इस जीन का नाम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक रिकॉग्नाइज कर सकता है PST1 और दूसरा रिकॉग्नाइज कर सकता है PVU1। यानी आप इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं PST1 और PVU1 से। ठीक ऐसे ही इन्हें एक और फॉरेन डीएनए मिला। मैं अभी एक और फॉरेन डीएनए आपके सामने रखता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द नेक्स्ट फॉरेन डीएनए, और इस नेक्स्ट फॉरेन डीएनए के पास, याद रखना, नेक्स्ट फॉरेन डीएनए के पास आपके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट किया गया और कट करने के लिए यूज किए गए BAMH1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, BAMH1 या फिर SAL1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इस कटी हुई जीन को हम लोगों ने वेक्टर के दूसरे एंड पर अटैच किया, और जैसे ही बेटा मैंने दूसरे एंड पर अटैच किया तो इसकी नेचुरल जीन को काटना पड़ा होगा, नेचुरल प्लाज्मिड की नेचुरल जीन को हमें काटना पड़ा होगा। और जैसे ही हमने नेचुरल जीन की नेचुरल प्लाज्मिड को कट किया और वहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लगाया, तो आपको मालूम है कटे हुए पार्ट के स्टिकी एंड आपस में मैच करके फिर से यहां पर रिकॉग्निशन देने लगे होंगे BAMH1 को और SAL1 को। ठीक इसी तरीके से यहां पर एक और साइड बनाई गई, और इस साइड की जीन आपकी बुक में नहीं लिखी और मुझे मालूम भी नहीं है, पर इस साइड की जीन पर भी बेटा आपको रिकॉग्निशन साइट मिलती हैं, और ये रिकॉग्निशन साइट है EcoR फर्स्ट, CLA फर्स्ट एंड आई थिंक हिंड थर्ड। अब आप देखिए, जो नेचुरल प्लाज्मिड था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन इस प्लाज्मिड में हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दे दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दे दिया, और कुछ जीन जोड़ी EcoR फर्स्ट, हिंड थर्ड, CLA फर्स्ट के द्वारा जोड़ दी गई। अब ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हो गया, जिसके पास एक बेटा नेचुरल साइट है, दैट इज नोन एज ORI, और ORI इट विल कॉज द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कर देगा। याद रखना, अगर मैं इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कह रहा हूं तो ये मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है, लेकिन केवल शुरू हो सकता है, पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। आप बोलोगे क्यों नहीं कंप्लीट हो सकता? पहले कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि यहां पर कुछ और नेचुरल जीन लगी हुई थी। याद करो, जिन जीन को हमने काट के फॉरेन जीन जोड़नी चालू कर दी है, इसलिए इसकी नेचुरल जीन हट गई है, और वो नेचुरल जीन रेप्लिकेशन में हेल्प करती थी। तो आज ये जो आर्टिफिशियल डीएनए बना, ये आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो रखता है, आज नई नई जीन तो रखता है, ये रेप्लिकेशन का इनिशिएशन भी कर लेता है, लेकिन रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। रेप्लिकेशन कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसकी नेचुरल जीन हमने निकाल के रख दी, इसलिए यहां पर एक और जीन लगाई गई, और उस जीन का नाम भी आप याद रखेंगे, एंड दिस जीन इज नोन एज ROP। इस ROP को उल्टा पढ़ेंगे, जीन फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जीन है जो प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए है, यानी दिस इज अ जीन फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, और इसको रिकॉग्नाइज करता है PVU सेकेंड। सो इस तरीके से आपके पास एक वेक्टर जो नेचुरल प्लाज्मिड से आजकल आर्टिफिशियल हो चुका है, नाउ दिस प्लाज्मिड बिकम आर्टिफिशियल वेक्टर। और अगर ये आर्टिफिशियल वेक्टर हो चुका है, इसका मतलब इसे किसी ने क्रिएट किया होगा। ये सारे क्रिएशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर। एक है बॉलिवर और दूसरे हैं रॉड्रिक्स। इसलिए इस प्लाज्मिड को हम लोग PBr 322, इसका कोड है 322 के नाम से जानते हैं। एंड नाउ अगेन दिस आर्टिफिशियल वेक्टर इट विल एक्ट लाइक वेक्टर। अब इस वेक्टर पे आप कोई भी फॉरेन जीन ऐड कर सकते हो। तो अभी कहोगे अभी क्या कर रहे थे? अभी भी तो फॉरेन जीन ऐड कर रहे थे। यस,
लेकिन ऐड करने के बाद जो हमने बना लिया है, अब इसको नेचुरल प्लाज्मिड की तरह कंसीडर करो कि जैसे नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम कर सकता था, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी वेक्टर की तरह काम कर सकता है। और अगर ये काम कर सकता है तो इसमें लेट्स सपोज अब आपको इंसुलिन जीन यहां पर ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो, या कोई दूसरी जीन ऐड करनी है तो कर सकते हो। अगर करना है तो अभी इसे वेक्टर की तरह काम करना होगा। और वही 6 स्टेप अगर आप भूले नहीं, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, कटिंग ऑफ जीन, ट्रांसफर टू द वेक्टर, लाइगेशन, यस, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लोनिंग। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको वो 6 स्टेप पढ़ा दिए जो बायोटेक्नोलॉजी के जान है। तो अगर आप PBR 322 को ध्यान से देखते हो तो एक आर्टिफिशियल डीएनए है। अगर आपके सामने मैं इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करूं तो लेट सपोज अगर मैं इस PBR 322 के बारे में बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज अ आर्टिफिशियल वेक्टर, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। पहला पॉइंट, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। याद रखना इसका नाम है PBR 322। एक लैब में बहुत सारे प्लाज्मिड आर्टिफिशियली बनाए गए। इसको बनाने वाले लोग हैं बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स। बॉलिवर और रॉड्रिक्स नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको बनाया है। और कैसे बनाया और क्या क्या जोड़ा तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर लगभग एक जीन जुड़ी हुई है जिसका नाम आपको मालूम है, इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। लाइकवाइज यहां पर एक जीन जुड़ी हुई है जिसका नाम आपको मालूम है, इट इज नोन एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन जीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए है PST1 और PVU1, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। टेट्रासाइक्लिन को भी बेटा देखने के लिए यहां पर है BAMH1 और SEL1, इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके अलावा एक और जीन का समूह है जिसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, EcoR फर्स्ट, HIND थर्ड और CLA फर्स्ट। इसके अलावा एक नेचुरल साइट है दैट इज ORI। ORI इज अ नेचुरल साइट जो पहले से प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और साइट है दैट इज ROP, दैट इज प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, और इसको बेटा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं PVU सेकेंड। और अब ये वेक्टर इट विल बिहेव लाइक अ वेक्टर, लाइक नेचुरल वेक्टर, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है और इसे हम लोग PBR 322 के बारे में बोलते हैं। तो जानने की बात क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इट इज अ जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इट इज अ जीन, ROP इज अ जीन। ये सब जीन है लेकिन इन्हें रिकॉग्नाइज करने वाली ये रिकॉग्निशन साइट है, क्लोनिंग साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है। ऑल ऑफ देम आर रिकॉग्निशन साइट। और इन रिकॉग्निशन साइट को इनको रिकॉग्नाइज करने वाले एंजाइम का नाम है, यस, इन एंजाइम के नाम है, हमें मालूम है, इनके नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो शायद फर्स्ट हाफ में मैंने ER बोल दिया था। आई एम वेरी मच सॉरी, वो आप उसे मान के चलिए कि वो मुझसे गलती हो गई। सो आप अगर इतना समझते हैं तो ये PBR 322 है। इससे जुड़े क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। नाउ एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। और ये जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन है इसमें एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं PCR, ऑल्सो नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि सर आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। देखिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इज नथिंग बट इट इज लाइक रेप्लिकेशन। ये बिल्कुल रेप्लिकेशन जैसा है। जैसे रेप्लिकेशन के दौरान हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं, DNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज
ऐसे यहां पर भी एक एंजाइम हम लोग यूज करेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए से 2 डीएनए बना देता है बस। नॉर्मल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए से 2 डीएनए बना सकता है, लेकिन जब कभी हम पीसीआर में इसे यूज करेंगे तो ये डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेगा। और अगर चेन रिएक्शन करेगा तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पॉलीमरेज का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है और इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की चेन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब चेन रिएक्शन होने की वजह से एक डीएनए से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 डीएनए बनते ही जा रहे हैं। इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर जीन अपना नंबर बढ़ाता ही जा रहा है और नंबर बढ़ाना इट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। देखिए, मैंने अभी पीसीआर शुरू भी नहीं किया। अभी मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको पीसीआर पढ़ा दिया और आपको लग रहा हो कि नहीं सर पीसीआर पढ़ा दिए, नहीं, मैंने केवल आपको बताया है कि पीसीआर का मतलब क्या है। पीसीआर में पी का मतलब है पॉलीमरेज, सी का मतलब है चेन, आर का मतलब है रिएक्शन, लेकिन पी में वो पॉलीमरेज कौन है? इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहां यूज होता है? रेप्लिकेशन में। तो यहां पर भी ये रेप्लिकेशन की तरह होने वाली एक रिएक्शन है। जरा रेप्लिकेशन की तरह होने वाली इस रिएक्शन को हम लोग डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने के पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रयोग करता हूं। अभी भी मैं पीसीआर नहीं पढ़ा रहा हूं, एक प्रयोग कर रहा हूं। लेट सपोज आपके पास एक फुल लेंथ डीएनए हो, फुल लेंथ डीएनए, बहुत बड़ा डीएनए है, जितना भी बड़ा डीएनए है फुल लेंथ डीएनए, ये रहा वो फुल लेंथ डीएनए। और मैंने कहा कि इस फुल लेंथ डीएनए का आप रेप्लिकेशन करिए। तो पहली बात तो आप कहते हैं रेप्लिकेशन ओआरआई से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? ओआरआई से। ओआरआई से शुरू करते वक्त, अभी मैं केवल रेप्लिकेशन करा रहा हूं, पीसीआर नहीं करा रहा हूं, यहां पर हेलिकेज नाम के एंजाइम यूज होते थे और टोपोआइसोमरेज नाम के एंजाइम यूज हुआ करते थे। अगर आपको याद हो, हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज। और जब हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज यूज होते थे तो डीएनए कुछ हिस्सों पे खुल जाता था, सारे हिस्सों में नहीं खुलता था, कुछ हिस्से पर डीएनए खुल जाया करता था और खुल जाने के बाद एक फॉर्क बनाता था और इस फॉर्क का नाम था रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर आपको रेप्लिकेशन याद है तो, नहीं याद है तो मुश्किल होगा। तो आपके पास एक डीएनए था, डीएनए में ओआरआई था, हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज थे, हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज ने ओआरआई पे कट किया और एक रेप्लिकेशन फॉर्क बना। फिर आपको मालूम है एक एंजाइम आया करता था, एंजाइम का नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आप भूले नहीं है, ये एंजाइम रेप्लिकेशन का एंजाइम है। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चेन बनाना चालू करता था। किसकी चेन? पत्थर की, ईंट की, किसकी चेन? सर, वो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता जाता था, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके एक चेन बनाता था। यस, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़कर चेन बनाता था, लेकिन चेन की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए। इसलिए जिस स्टैंड की ओपनिंग 3 प्राइम होती थी वहां पर चेन कॉन्टिन्यूअस बन जाती थी, लेकिन सामने वाला स्टैंड 5 प्राइम हुआ करता था। और अब आप देखते थे कि बेटा अब चेन यहां से नहीं बन सकती, क्योंकि ये एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है। अगर चेन हमने यहां से यहां बनाई तो याद रखना ये 5 प्राइम सामने आ जाएंगे, इसलिए चेन ऐसी नहीं बनती। चेन मैक्सिमम खुले हुए पार्ट से ऐसे बना करती थी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा रेप्लिकेशन वाला टॉपिक देखिए। अब अगर मैं कह दूं कि डीएनए और खुल गया, तो अगर डीएनए और खुल गया तो आप कहते थे सर ये वाली चेन तो कॉन्टिन्यूअस आगे चली जाएगी, लेकिन चूंकि ये चेन नीचे आई थी तो अब क्या करें सर? अब एक और प्राइमर लगेगा और चेन ऐसे बनेगी। क्यों? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है। लेकिन मैं आपसे एक वाइल्ड बात कहता हूं सोचने के लिए। मान लीजिए डीएनए के ये दोनों स्टैंड पूरे ओपन हो जाते हैं, फुल ओपन हो जाते हैं,
और अगर इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फुल ओपन हो जाते तो क्या होता सर? ये होता 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये होता सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये यहां से अपना नया डीएनए बनाना चालू करता और फुल कर देता, और ये वाला यहां से अपना डीएनए बनाना चालू करता और फुल कर देता। ये जो लगे हैं इन्हें बोला गया प्राइमर। इसी बात को पीसीआर ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। इट इज द फुल लेंथ डीएनए। फुल लेंथ डीएनए को पूरा खोल पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो ये मैं कर रहा हूं इट इज अ हाइपोथेटिकल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फुल लेंथ डीएनए को पूरा खोल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक डीएनए पे इधर भी कॉन्टिन्यूअस और इधर भी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन पाना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है? फिर आया पीसीआर। अब पीसीआर में क्या होता है, हम फुल लेंथ डीएनए का, मान लीजिए ये रहा वो फुल लेंथ डीएनए, मैं एक सामने आपके सामने रखता हूं, ये रहा वो फुल लेंथ डीएनए। इस फुल लेंथ डीएनए के किसी पर्टिकुलर जीन को कॉपी करना चाहते हैं, जीन का एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट दिस जीन। अब आप बताइए जीन को कट करने के लिए क्या चाहिए? यस, जीन को कट करने के लिए चाहिए, यस दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने पहले स्टेप में गलत पढ़ा दिया है, उसे माफ कर दिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस जीन को कट करके रख देगा ये जो जीन कट के रखा हुआ है, नो डाउट इस पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन ये फुल लेंथ डीएनए नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। लेकिन इस पार्ट ऑफ डीएनए की भी कॉपी कराई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पार्ट ऑफ डीएनए उस पे ओआरआई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर ओआरआई नहीं हुआ तो फॉर्क कैसे बनाएंगे? यस, इसके लिए हम पहला स्टेप करते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है हीटिंग, और हीटिंग हम लोग लगभग करते हैं 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। हीटिंग करने की वजह से दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं, और वीक होने की वजह से ये हमारा डीएनए पूरा खुल जाता है। दोनों डीएनए के बीच में ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। लेट्स सपोज दिस इज a 3 prime to 5 prime, then again this is a 5 prime to 3 prime। अब ये वाला स्ट्रैंड जो आपस में इंटरमिंगल्ड था, डीनेचुरेशन की वजह से, हीटिंग की वजह से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। लेकिन याद रखिए, एक समय यहां एडेनिन हुआ करता था तो यहां थाइमिन हुआ करता था, यहां ग्वानिन था तो यहां साइटोसिन था, यहां साइटोसिन था तो यहां ग्वानिन था, यहां थाइमिन था तो यहां एडेनिन था, और एक समय इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते थे, लेकिन आज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। तो पहला स्टेप हमने किया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद अब हमने दूसरा स्टेप किया, दैट इज नोन एज अनीलिंग विथ प्राइमर। प्राइमर छोटे छोटे डीएनए के वो टुकड़े हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इस डीएनए स्ट्रैंड के। मान लीजिए ये एक प्राइमर है, और इस प्राइमर का हमेशा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये भी एक प्राइमर है। तो हमें करना क्या है, इन प्राइमर को रखना। तो ये प्राइमर कोई ईंट पत्थर नहीं है, प्राइमर भी डीएनए के टुकड़े हैं। प्राइमर आर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और ये प्राइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, ये हम चाहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती क्योंकि पहले डीनेचुरेशन हो चुका है।
और डीनेचुरेशन होने पर हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं। तो प्राइमर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा? इसलिए हम लोग अनीलिंग करते हैं, इट इज स्लो कूलिंग। और इस स्लो कूलिंग के दौरान हम टेम्परेचर लगभग 50 से 60 डिग्री लेके आते हैं, मोर प्रिसाइसली 54 डिग्री। 54 डिग्री तक टेम्परेचर लाते लाते हमारे प्राइमर अपने दोनों एंड पर जुड़ जाते हैं। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है अनीलिंग। डीनेचुरेशन में डीएनए स्ट्रैंड अलग हुए, अनीलिंग करते वक्त दोनों स्ट्रैंड में प्राइमर जुड़ गए। अब प्राइमर जुड़ जाने के बाद हम लाते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ हम लाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, रादर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपी लाते हैं। दीज आर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका कारण मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाया था। अब ये क्या करेगा, ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चेन बनाना चालू कर देगा, यानी न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना चालू कर देगा, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना चालू कर देगा। और याद रखना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेंगे, बनने लगेंगे, बनने लगेंगे, बनने लगेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तो थर्ड स्टेप है, द थर्ड स्टेप इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर लाते हैं। तो ये एक डीएनए स्ट्रैंड यहां बन जाता है और एक डीएनए स्ट्रैंड यहां बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला स्टेप हुआ डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप हुआ अनीलिंग, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। व्हाई इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर? प्राइमर को एक्सटेंड किया, लंबा कर दिया, और एक डीएनए से दूसरा डीएनए, एक डीएनए पे दूसरा डीएनए बन गया, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। और ये एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर और 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर। पर ये केवल एक साइकिल हुई पीसीआर की, ओनली वन साइकिल ऑफ पीसीआर। और जैसे वन साइकिल ऑफ पीसीआर हुई तो हमने क्या क्या किया? डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। जैसे ही 1 से 2 डीएनए बने, मेरे पास और जगह नहीं इसलिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही 1 से, पहले एक डीएनए से कितना बन गया? 2 डीएनए, लेकिन ये पूरा डीएनए नहीं था, पार्ट ऑफ डीएनए था। तो एक पार्ट ऑफ डीएनए के 2 पार्ट, उसी पार्ट के 2 डीएनए बन गए ना। जैसे ही 2 डीएनए बने, हमने फिर से किया डीनेचुरेशन। जैसे ही हमने फिर से डीनेचुरेशन किया, अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। करिए, ये एक दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इसका, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग, और ये दोनों स्ट्रैंड भी अलग हो गए। तो पहले एक डीएनए से बने 2 डीएनए, अब ये 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग, और इस दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग। तो फिर से हमने क्या किया? फिर से अगेन हमने क्या किया? डीनेचुरेशन। फिर से हमने क्या किया? अनीलिंग। अब चूंकि अनीलिंग, पहले 2 स्ट्रैंड थे तो 2 जगह अनीलिंग हुई थी, अब 4 जगह अनीलिंग हुई। और फिर से हुआ एक्सटेंशन। देखिए, फिर से हुआ एक्सटेंशन। तो पहले बना था 1 से 2, तो पहली साइकिल, फर्स्ट साइकिल में 1 से 2, दूसरी साइकिल में 2 से 4। आगे का तुम सोच लो, तीसरी साइकिल में फिर डीनेचुरेशन, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, फिर 4 से बनेंगे 8। तो इसका मतलब है पहली साइकिल में 1 से 2, दूसरी साइकिल में 2 से 4, तीसरी साइकिल में 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे आप करते जाइए, करते जाइए। बोलते हैं लगभग 30 साइकिल में, 30 साइकिल में, लगभग 30 साइकिल में 1 बिलियन, आई थिंक, आप लोग पेज नंबर, मेरे कहने पर पेज नंबर ओपन करिए, प्लीज ओपन द पेज नंबर 203, और देखिए 30 साइकिल में लगभग 1 बिलियन कॉपी, 1 बिलियन कॉपी बन गई हैं उस डीएनए पार्टिकल के।
तो पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे करते करते अगर 30 बार ऐसा कर दिया, 30 बार क्या कर दिया, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, कितनी बार करना है, 30 बार। और अगर आपने 30 बार ऐसा कर दिया तो 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। अच्छा, चूंकि ये एक ही जगह पर टेम्परेचर घटा बढ़ा रहे हैं, पहले ले रहे हैं हम लोग 90 डिग्री, फिर ले जा रहे हैं 50-60 डिग्री, फिर ले जा रहे हैं 72 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 50 से 60 डिग्री, 72 डिग्री, इसका मतलब टेम्परेचर बार बार कम ज्यादा हो रहा है। और याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज अ एंजाइम, और एंजाइम जो होते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं बेटा, ये या तो टर्सरी होते हैं या तो क्वाटनरी होते हैं। और एंजाइम बेटा हाई टेम्परेचर पे खुद डीनेचर हो जाते हैं। जब तुम डीएनए को डीनेचर कर जा रहे हो तो एंजाइम भी डीनेचर हो सकता है। इसका मतलब एंजाइम हीट सेंसिटिव होते हैं, और अगर हीट सेंसिटिव होते हैं तो ये एंजाइम काम करना बंद कर सकते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जनरली हाई टेम्परेचर पर बेकार हो जाते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का नाम आप लोग लिख लेंगे। इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, और ये थर्मस एक्वाटिकस लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पर रह सकता है, ऐसा बैक्टीरिया है। और इसके पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, और इसका जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसपास कर सकते था। और इसीलिए इस पॉलीमरेज को हम लोगों ने पीसीआर में यूज किया, और आज हम लोग इसे टैग पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। इसके पहले कि मैं पढ़ाना बंद करूं, मैं पहले से आपको बता चुका हूं बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखना चाहिए था, मेरे दिमाग से उतर गया और मैंने वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिया। शायद मुझे याद नहीं। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज मेंड इट, वो मेरी गलती है। वैसे किसी भी डीएनए को कट करने के लिए हमारे पास हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होने चाहिए, RE होने चाहिए। तो याद रखना, पीसीआर में फुल लेंथ ऑफ डीएनए को हम लोग कॉपी नहीं करते। पीसीआर में पहले जीन काटते हैं, जो कटी हुई जीन है उसके पास ORI तो है नहीं, तो उसका रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते नहीं है, सीधे हम डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन करने के बाद उसकी हम अनीलिंग करते हैं। अनीलिंग करने के बाद हम लोग उसमें प्राइमर जो जोड़े हैं उनका एक्सटेंशन कर देते हैं, और इस तरीके से एक्सटेंशन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बचते हमारे पास 15 से 20 मिनट। इन 15 से 20 मिनट में 4-5 और क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो मैं धीरे से पढ़ा दे रहा हूं। एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, इनमें से एक है बेटा अनडेक। It is United Nations, yes. Sorry. It is UNCED. फुल फॉर्म बता रहा हूं। It is United Nations Conference on Environment एंड डेवलपमेंट। और ये जो अनसेड है, ये यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम है, जिसमें ये लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस करते वक्त डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को बुलाते हैं, और डिफरेंट कंट्री के लोगों को बुला करके बैठक करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं COP। व्हाट इज COP? It is known as Conference of Parties. और इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ड्यूरेशन लगभग 1-2 साल में हर बार ये बैठते रहते हैं। ऐसी ही बैठकें शुरू हुई थी, आपको याद हो, अर्थ समिट के समय से।
1992। तो इस तरीके की पार्टी जो सीओपीज हैं ये क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। और इन पार्टीज में ये पता लगाया जाता है कि भाई इन पार्टीज में हम लोग डिसाइड करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो, ओजोन ज्यादा, जो ओजोन की लेयर वो डिप्लीट ना हो, और ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका ज्यादा उत्सर्जन ना हो। तो खासकर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर के भी बहुत बार ऐसा काम हुआ है। इसी अनडेक के सीओपी के दौरान एक प्रोटोकॉल बनाया गया, इट वाज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये COP3 के अंडर में आता है, COP3 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तीसरी बार पूरे देश के लोग बैठ रहे थे, ये जापान के क्योटो शहर में बैठ रहे थे। और क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये पार्टी की गई थी, COP3। और इस दौरान जितने भी देश के लोग आए थे उन्होंने कहा था कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन, ऐसी गैसेस का, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसी गैसेस का बेटा जो उत्सर्जन होना चाहिए वो कम होना चाहिए। और इन बेटा क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए थे कि हर देश को अपने यहां पर ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम करना है, याद रहेगा। और ये क्योटो प्रोटोकॉल 2012 तक आई थिंक चला है, 2012 तक ये प्रोटोकॉल था। 2012 के बाद 2020 तक इस क्योटो प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट आया था, सुधार आया था, और इसे शायद दोहा अमेंडमेंट कहते हैं। दोहा कतर आपने सुना होगा, वहां पर इसमें सुधार किया गया था। और इस सुधार के दौरान 2020 तक, यानी जो हमारा साल चल रहा है 2013 से आई थिंक 2020 तक, ये दोहा अमेंडमेंट चलना था जो क्योटो प्रोटोकॉल के सुधार की बात थी। ऑल्दो आप बड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर से कह रहे हैं अनसेड। व्हाट इज अनसेड? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो हम लोग एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट कर रहे हैं उस दौरान हमें क्या क्या एहतियात रखनी है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाती रहती है यूनाइटेड नेशंस। उस यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे लोग मिलकर के आपस में बैठक करते हैं जिन्हें COP बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। ऐसी ही COP अर्थ समिट थी, वर्ल्ड समिट थी, आपने सुने होंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दौरान। ऐसी ही COP में जो COP3 थी वो थी क्योटो प्रोटोकॉल की, जापान की क्योटो प्रोटोकॉल। और उस क्योटो प्रोटोकॉल में हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सोचा था, और सोचा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम से कम होना चाहिए ताकि पूरे विश्व का जो टेम्परेचर राइज हो रहा, लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर लगभग राइज हो चुका है उसे कम करना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल लगभग 2012 के आसपास एंड हो रहे थे। तो 2012 में ही या फिर 13 में, आई एम नॉट बिट कंफर्म, लेकिन ये याद है कि 2020 तक इस क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा अमेंडमेंट लगाया गया कि कैसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना है। वो अमेंडमेंट आपको जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखने के क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक इसी से मिलता जुलता एक और प्रोटोकॉल है, दैट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आपको मालूम है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन, वो भी स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन डिप्लीशन को लेकर के है कि ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन को हमें रोकना है। तो इस तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकते हैं। सो फॉर टुडे ये मेरी तरफ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है। इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाइए, तो कल का और प्रोबेबली उसके बाद के लेक्चर ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ होगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो जो जुड़ी हुई बातें हैं उनको मैं देखता जाऊंगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ER बोला है तो आई एम सॉरी, वो आप देख लीजिएगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।